हेलो बच्चों। तो आज हम बात करते हैं टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 11 के कुछ टॉपिक हम रिकॉल कराना चाहते हैं। आपने पढ़ा था क्लास 11 में डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, उसको हमने कैसे डिफाइन किया था जरा देखना। हमने पढ़ा था कि सपोज लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। हमने क्या ले लिया था, एफ कोई एक रियल फंक्शन ले लिया था। एंड लेट C is any point in its domain। उसके डोमेन में एक पॉइंट C हमने ले लिया। क्लियर? देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f, डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट C, at point C is denoted and defined as डिनोट कैसे करते थे, f डैश C से। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू लिखते थे लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ C प्लस h माइनस fc अपॉन h, provided that this limit exists finitely। limit should be exist finitely। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन f अपने डोमेन के किसी पॉइंट c पर उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको हम डिनोट करते हैं f डैश c से। इसको आप ऐसे भी डिनोट करते हो ddx ऑफ f। क्लियर? कभी कभी हम f1 से भी डिनोट करते हैं, ढेर सारे ऑप्शन है डिनोट करने के। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन f एट पॉइंट c जो उसके डोमेन में लिया गया उसको हम डिफाइन कैसे करते थे कि इसकी वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h। और यहां पर कहते थे कि प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। उसके बाद हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी देखे थे कि कैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट फंक्शन पे अप्लाई होता है। फिलहाल उसको हम रोकते हैं। यहाँ पर एक नेचुरल क्वेश्चन ये है कि हम ये क्यों कहते थे कि यह लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। और एक नेचुरल क्वेश्चन यह भी है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दिया तब तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। तो इसका आंसर यह है बेटा कि अगर यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम कहते हैं कि यह फंक्शन f इस पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम टॉपिक देखो, अपने डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को कहां जोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से। सब कुछ सेम है। हमने पहले सबसे आपको क्या बताया कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन क्या बताया कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट C इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसकी जो वैल्यू आती है वही उसका डेरिवेटिव होता है। क्लियर? एंड द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएशन। वर्ड क्लियर? डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस है। अब एक नया वर्ड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को हम इससे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि एक नेचुरल क्वेश्चन है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। उस केस में इस फंक्शन f को हम C पर डिफरेंशिएबल नहीं करेंगे। इट मींस वी से दैट दिस फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट C। इसका मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यह लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और बेटा हम अभी जस्ट पढ़े हैं कंटिन्यूटी में कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इस डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी तो मिलेंगे। सपोज हम जब राइट की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक नेट टर्म मिलता है, उसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ c प्लस h। राइट के लिए तो ये होगा c प्लस h माइनस fc अपॉन h। और एक नेट टर्म जो लेफ्ट के लिए मिलेगा वो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस fc अपॉन ये चलेगा माइनस h। इस टर्म को बेटा कहते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिख दे पूरा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह इसको क्या कहेंगे,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? जब बेटा यह राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे तब यह लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर देगा, और जब लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन यह इस पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है। क्लियर? अब ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकलता है अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी के सबको छोड़कर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन या कोई भी रियल फंक्शन या हमने ले लिया, वह अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होगा? जब उसका उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए। इसको हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का आर एफ डैश सी, इसको क्या कर सकते हैं बेटा एल डिनोट करने के लिए एल एफ डैश सी। व्हेन आर एफ डैश सी इज इक्वल टू एल एफ डैश सी देन वी विल से यस दिस फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। दिस मच क्लियर? अब हम एक तो क्वेश्चन लेकर आपको दिखाते हैं कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, कैसे नहीं होता। इसका मतलब इस पर बेस्ड एप्लीकेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ताकि हम प्रैक्टिकली समझ जाएं कि किस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। ओके? अच्छा, डेरिवेटिव को एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट हम क्लास 11 में पढ़े थे कि सपोज अगर हम कोई फंक्शन एफ ले लिए हैं तो एट पॉइंट सी पे अगर डेरिवेटिव है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेटा यह कहता है कि एफ डैश सी, इसको हमने बताया था, यहाँ पर प्रूफ नहीं करने जा, हम स्टेटमेंट बता दे रहे हैं कि एफ डैश सी का मतलब यह होता है कि जब हम उस फंक्शन एफ का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ के एट पॉइंट सी पर, मतलब सी का एफ सी पॉइंट पे, उस पॉइंट सी पे जो उसके टेंजेंट का स्लोप आता है वही एफ डैश सी होता है। इस चीज को हमने क्लास 11 में बहुत अच्छे से बताया था। इसका मतलब व्हाट इज दिस? दिस इज द स्लोप ऑफ tangent to the curve fx to the curve fx at point c fc। उस कर्व के इस पॉइंट पर पास करने वाले टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी। तो कंक्लूजन हम कर सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ at point C is equal to the slope of tangent to the same curve at the given point। फिलहाल इसको हम जब इसका यूज करना होगा तो इसको आप बस नोट कर लीजिए, इसका यूज आगे हम करेंगे। बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी हमारा जो मेन टॉपिक है वो रिमाइंड कर लीजिए। उसके लिए क्या कहा है कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं तब हम उसको कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दूसरी चीज, अगर यह एफ अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया तब वो पूरा का पूरा फंक्शन ही क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब यह तो था डिफरेंशिएबिलिटी एट अ सेवरल पॉइंट, एट अ फिक्स पॉइंट, बट व्हाट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन? किस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे? जब कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल फंक्शन। वो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर? सो नोट डाउन। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सो बेटा हमने दो क्वेश्चन लिया है। पहला है कि fx टू एक्स स्क्वायर, इसको हम दिखाएंगे कि यह डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, और दूसरा फंक्शन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करेंगे? उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल दिखाएंगे। दिखाते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कि fx इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं r f डैश किस पॉइंट पे? 1, f डैश 1। क्लियर? तो चाहे आप यह यूज करिए चाहे यूज करिए, इज इक्वल टू यह होता है फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। तो यहाँ पर c क्या है? पॉइंट क्या है? 1, तो क्या आएगा 1 प्लस h माइनस f1, c की जगह 1 अपॉन h। क्लियर? अब जरा देखना fx इक्वल टू x स्क्वायर है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो f ऑफ 1 प्लस h क्या देगा? 1 प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर? यह हो गया 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f1, x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन h। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका होल स्क्वायर को ओपन करेंगे a प्लस b स्क्वायर फॉर्म से, यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर
प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2h और ये -1 अपॉन h। क्लियर? ये बेटा 1 - 1 कैंसिल। क्या बचा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से एच कॉमन ले ले, एच कॉमन ले ले तो बचा क्या? एच प्लस 2 अपॉन h। ओके, अब देखो एच एच भी कैंसिल, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, h यहाँ अप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 2 बचा। क्लियर? तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? 2 आया। ओके, सिमिलरली नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आ गया एल एफ डैश 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, सी माइनस एच लिखते थे और माइनस एफ ऑफ 1 और नीचे ये चलेगा माइनस एच। ओके, नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी? एक्स इज रिप्लेस बाय 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस f1 की वैल्यू वही सेम 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। अब ये माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगना है यहाँ, यह हो जाना है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और माइनस 2h और माइनस 1 अपॉन h। ओके, 1 - 1 कैंसिल, यहाँ से h कॉमन, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन लेते हैं, यहाँ बोलता है h - 2 अपॉन या माइनस h, यहाँ माइनस छूटा है, सॉरी ये माइनस छूटा है। ओके, यह हो गया h कैंसिल, यह हो गया लिमिट अप्लाई करोगे ऊपर तो -2 अपॉन -1, फाइनली ये 2 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्लियर? रीजन क्या लिखेंगे? सिंस r f dash 1 is equal to l f dash 1, this implies that fx is differentiable at x is equal to 1। ओके, क्लियर? क्लियर? ओके, सो नोट डाउन। अब हम जा रहे हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करने। क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको मिटा रहे हैं। पूरा मिटा दो। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आप अवेयर हो ही, कई बार बता चुका है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि वह इंटीजर, जैसे सब बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? बॉक्स एक्स की वैल्यू होगी वह इंटीजर जो एक्स के इक्वल हो या तो उससे छोटा हो। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो, तो एट पॉइंट 0 लिखना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब आर एफ डैश 0। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, क्योंकि पॉइंट यहाँ का है 0। ओके, नाउ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच बॉक्स एच माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर तो इंटीजर ही देता है, तो यह हो जाएगा 0 इंटू एस। तो यह हो गया लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो यस पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यस का तो क्या होना है? ध्यान से बताइएगा, यस की वैल्यू क्या होगी? ध्यान समझिए। सपोज यस इसका बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा, कुछ वैल्यू रख देते हैं, सपोज 0.001। क्लियर? तो इसका मतलब 0.001, तो इसका बॉक्स एरिया क्या होगा? अब 0.001 तो कोई इंटीजर है नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? बॉक्स ऑफ 0.001। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 0.001 कोई इंटीजर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 0 ही तो होगा। 0.001 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 - 0 अपॉन h, तो फाइनली इसकी वैल्यू जरा देखना 0 अपॉन h, दैट इज 0। क्लियर? यहाँ लिमिट लगाने से पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 0 - 0 अपॉन h, 0 अपॉन h दैट इज 0, बिना लिमिट लगाए 0 आया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यह हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच अपॉन एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। क्लियर? दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ माइनस एच, बॉक्स ऑफ माइनस एच, ओके, माइनस एफ जीरो तो जीरो ही देगा अपॉन माइनस एच, क्लियर। ये भी आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और बॉक्स ऑफ माइनस एच की वैल्यू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बॉक्स ऑफ माइनस एच की वैल्यू, बॉक्स ऑफ माइनस एच मान लीजिए यह है आपका बेटा -0.001, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान समझना, अगर नंबर लाइन पे हम इसको डिनोट करें, यह जीरो है, यह वन है, या -1, तो -0.001 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, क्लियर। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, जीरो नहीं लेंगे, जीरो तो बड़ा हो जाएगा, -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। यह हो गया बेटा -1 -0 अपान -h, तो फाइनली ये दे दिया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपान h। अब 1 अपान h यहाँ सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं हमारे पास, और इसको सिग्निफाई नहीं कर सकते, तो लिमिट जब भी अप्लाई करेंगे 1 अपान 0 ये क्या दे देगा, इनफाइनाइट, क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ क्या देखे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसलिए fx इज not differentiable at x equal to 0 since RHD is not equal to LHD, left hand derivative, hence this implies that fx is not differentiable at x equal to 0, क्लियर। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यह है, कह रहा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है सबके सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होंगे, कंफर्म है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्लियर। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लेट वही से एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लेते हैं, एफ बी लेट एफ बी डिफरेंशियल फंक्शन, रियल फंक्शन, let f be a real function which is differentiable, किसी पॉइंट पे ले लेते हैं, which is differentiable at some point C in its domain, जो अपने डोमेन के किसी पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्लियर, which is differentiable at some point C, then हम कह सकते हैं f dash C क्या होगा, f dash C is equal to limit h tending to 0 f of c plus h minus f c upon h, listen first, clear। now हम f of c plus h minus f of c को लिमिटिंग वैल्यू के साथ लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, अंदर हम कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा देखना, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान, यहाँ नीचे हम एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एस से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी अप्लाई होगा, तो ब्रेक करते हैं इसको, यह हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, पहले इस पर अप्लाई हुआ तो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी दिया अपॉन एच इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, क्लियर। अब जरा देखना इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश सी है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू एफ डैश सी इंटू और लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, इसकी वैल्यू 0 इंटू 0, फाइनली क्या दे दिया 0, that is limit, यहाँ पर भी अलजेब्रा लिमिट लगेगा, h टेंडिंग टू 0 f of c plus h माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c इज इक्वल टू
0। अब जरा ध्यान से देखिए, यह एफ सी है, यहाँ लिमिट एच है। एफ सी तो एच से फ्री है, जिसका मतलब इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ लिमिट हम हटा दे रहे हैं। अब बेटा माइनस ही है, एफ सी को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इक्वल टू दिस मच। अब जरा देखो यह है क्या, यह कह रहा है कि किसी भी फंक्शन का एट पॉइंट सी पे वैल्यू, इट मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट सी किसके इक्वल है? उसके लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है। क्लियर? और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। यही तो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हुई, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हुआ, और एट पॉइंट सी पर इक्वल हुआ, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। एफ क्या हुआ? एट पॉइंट सी पे क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ। क्लियर? अब इसका कन्वर्स पार्ट जो है, कन्वर्स पार्ट क्या प्रूव करना है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है तो जरूरी नहीं कि वह क्या हो, डिफरेंशिएबल है। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, जनरली एक एग्जांपल से लेते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो बिफोर दैट जस्ट नोट डाउन दिस मच। ओके, अब जरा लेते हैं एक एग्जांपल से हम इसका कन्वर्स पार्ट दिखाएंगे। वो ट्रू हमेशा नहीं होता है। हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन लेंगे जो हम दिखाएंगे डिफरेंशिएबल नहीं। सो लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, मॉड एक्स ले लिया। क्लियर? तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कंटिन्यूटी में कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो दिखाएं, वैसे अच्छा दिखा भी देते हैं। तो मान लो फंक्शन ले लिया, सो एफ ऑफ एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करते हैं कि एफ 0 देखना, एफ 0 इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है? याद होगा, लिमिट यस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या फंक्शन 0 पे 0 माइनस एच, ये तो था, इज इक्वल टू लिमिट यस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। एफ ऑफ माइनस एच क्या दिया? मॉड माइनस एच। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या हो गई? लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड माइनस एच बाहर आएगा तो एच ही आएगा। ओके, और फाइनली ये क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, यह हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स था तो 0 प्लस एच, यह हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच की वैल्यू मॉड एच। फाइनली ये भी क्या हो गया? एच टेंडिंग टू 0 एच, ये भी 0 हो गया। तो देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों 0 है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? और नॉर्मली मॉड फंक्शन का ग्राफ तो भी ऐसे होता है, देखना यही एक्स इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्लियर? और लेकिन अब हम यह दिखाएंगे कि इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। और ग्राफ से भी आप देखो बहुत क्लियर है ग्राफ से कि यह ग्राफ का जो यह पॉइंट है हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। ये भी ज्वाइन यहाँ पर टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, इसीलिए इट मींस वी कैन नॉट गेट द स्लोप ऑफ, वी कैन नॉट गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई ग्राफ से भी आप डायरेक्ट बता सकते हो ये डिफरेंशिएबल नहीं। ओके, अब हम इसका दिखा रहे हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी हो गई, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स लिख तो दिया इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब इसका हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। जरा डिफरेंशिएबिलिटी देखिएगा, तो आर एफ डैश 0 राइट हैंड डेरिवेटिव बात करते हैं, ये होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच अपॉन एफ ऑफ 0 अपॉन एच एफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच क्या देगा? मॉडुलस एच माइनस एफ ऑफ 0 मॉडुलस 0 दैट इज 0 अपॉन एच। मॉडुलस एच की वैल्यू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉडुलस एच पॉजिटिव देगा, एच अपॉन एच दैट इज 1 कैंसिल होगा, बिना लिमिट अप्लाई किए 1 आ गया, 1 इज फ्री फ्रॉम लिमिट। इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बात करते हैं, ये क्या देगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। ओके, इज इक्वल टू लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, या तो बेटा मॉडुलस पॉजिटिव दे देगा बाहर एच अपॉन माइनस एच आया, ध्यान रखिएगा यहाँ नीचे माइनस एच है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बात करते हैं, ये आ गया आपका -1। तो सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इंप्लाइज दैट fx is not differentiable at x is equal to 0, hence we can say कि every continuous function is differentiable but converse is not true। ओके, इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट की, सॉरी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। तो बच्चों को हम बात कर रहे हैं कुछ डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के जो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। एक बार आप सारे फॉर्मूले एक साथ देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन उसको एक साथ यूज करेंगे। एक बार जब जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए, तो अलजेब्राइक फंक्शन में हम पढ़े थे कि ddx ऑफ किसका, सबसे पहले था x पावर n का, क्लियर। यह क्या आता था, इसमें आता था n x n माइनस 1, यह जो पावर है यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाता था और एक पावर कम हो जाती थी, ठीक है। इसी तरह इसमें हम जो दूसरा फंक्शन पढ़े हैं ddx ऑफ x, ddx ऑफ x, ये हमेशा क्या होता है 1 होता है, किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दैट इज 1। और तीसरा इसमें पढ़ा था कि ddx ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ddx ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था, पहला ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ cos x, ddx ऑफ tan x, ddx ऑफ cot x, ddx ऑफ sec x और ddx ऑफ cosec x, क्लियर। तो अगर हम साइन की बात करें, साइन चेंज कहाँ होता है उसके लिए एक ट्रिक हमने पढ़ाया था, नोट याद कर लीजिए कि जितने भी फंक्शन c से हैं, जो भी c से है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा निगेटिव होता है। तो इसका मतलब c से कौन कौन है, cos है या निगेटिव, cot है निगेटिव, cosec है निगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव, क्लियर। अब साइन का क्या होता है cos x का sin x, क्लियर। अब tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और कॉट का क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। इसी तरह सेक का क्या होता है सेक एक्स tan एक्स, कोसेक के क्या होगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आई थिंक आपको इतना याद होगा, ओके। अब हम तीसरा बात करते हैं अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सपोज आ गया फंक्शन हमारा है ddx ऑफ a पावर x, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहता है ddx ऑफ a पावर x, यह कहता है बेटा कि ax log e a, ax फिर log बेस e और वह a। इसी तरह ddx ऑफ e पावर x क्या कहा, e पावर x log e, तो log e की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली ये बताता है e पावर f। तो बेटा मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सेम का सेम रहता है, चाहे इंटीग्रेशन की बात करें चाहे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आगे पढ़ेंगे। तो यह था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी तरह आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ddx ऑफ log x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन x, ddx ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x। तो अलजेब्राइक हो गया, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, और आपका एक बचा है अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर। तो इसको रेज कर लें, इसको रेज करके देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
इसमें करते क्या है, ddx ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जरा देखते हैं कैसे लिखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आईटीएफ। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। ओके, तो ddx का जो साइन इनवर्स एक्स है ये बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, cos का सेम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन का कॉन्सेप्ट वही, cos है तो क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। इसी तरह tan का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot का सेम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट साइन सी, cot सी से यह क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसी तरह सेक का होता है बेटा 1/मॉडुलस एक्स √x² माइनस 1। इसी तरह कॉसेक का सेम 1/मॉडुलस एक्स √x² माइनस 1, लेकिन कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव जाएगा। क्लियर। ये कुछ डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हैं जो आप एक तरह हमने इसलिए बता दिया कि आगे आपका यूज करना है। अब नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन पहले एक चीज और बेटा बता दें, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा डेरिवेटिव में जो पहले फॉर्मूले हैं, सपोज हम डेरिवेटिव जब हम दो फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन का एक साथ डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है। सपोज मान लीजिए यह है पहला फंक्शन fx है, दूसरा फंक्शन क्या है, gx है। क्लियर। इन दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा, तो चाहे सम हो चाहे चाहे नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या पहला लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यह डेरिवेटिव अलग अलग के साथ सेपरेट हो जाता है, मतलब ddx ऑफ fx प्लस ddx ऑफ gx ये हो जाता है। क्लियर। या तो दूसरे तरीके से मान लो fx क्या है, लेट fx इक्वल टू u और gx इक्वल टू v मान लेते हैं, तब बेटा ddx ऑफ u प्लस v ये क्या होगा, ddx ऑफ u प्लस ddx ऑफ v। तो जनरली ddx ऑफ u को क्या डिनोट कर लेते हैं, u डैश प्लस v डैश। क्लियर। और ऐसे लिख लीजिए OR, इसी को हम ऐसे भी कभी कभी बुक में लिखा है u प्लस v का होल डैश। होल डैश का मतलब डेरिवेटिव, इट इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश। इसी तरह बेटा ये हमारा पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला अगर यहाँ निगेटिव होगा u माइनस v होल डैश, सिर्फ वही बात जहाँ पर निगेटिव था वहाँ निगेटिव हो गया। अब इसके एग्जांपल में अगर हम कह दें कि सपोज करिए फाइंड आउट ddx ऑफ साइन x प्लस कॉस x। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, सपोज ये u या v, यह हो जाएगा u डैश प्लस v डैश। u डैश साइन x का डेरिवेटिव cos x और प्लस cos का माइनस साइन, ये आपका आंसर। क्लियर। इसी तरह अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव भी निकाल लीजिएगा। ओके ओके। थर्ड फॉर्मूला जो है, थर्ड फॉर्मूला कहता है कि ddx ऑफ प्रोडक्ट u इंटू v का होल डैश। यहाँ पे आपको सोचना है, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं u और v का प्रोडक्ट, तो कहते हैं कि हमेशा आपको फोकस करना है पहले फंक्शन पे। आप जब भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे पहले फंक्शन को, तो मतलब u डैश पहले फंक्शन डिफरेंशिएशन किया, उसके साथ v लिख दिया, v के जो का त्यों लिख दिया, प्लस अब पहले फंक्शन का वैसे लिख दो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका मतलब हमने क्या किया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वैसे लिख दिया, फिर दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव पहले वैसे लिख दिया। आपको हम ये हमेशा यही चीज, देखिए आप लिख तो ये भी सकते, पहले इसको भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ लिखने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि हम इस चीज को हमेशा फॉलो करेंगे कि हमेशा पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। क्यों करेंगे, आगे वाले फॉर्मूले में यूजफुल है। पहला जो है मान लीजिए आपका रेशनल का u अपॉन v का होल डैश, तो यहाँ पर क्या होता है, आप सेम चीज लिखते हो, यही चीज ऊपर लिख डालो, प्लस का माइनस कर डालो। इसका मतलब u डैश v माइनस v डैश u सेपरेट, सॉरी अपान में आप डाउन साइड का स्क्वायर कर दो, नीचे का फंक्शन जो v है इसी का स्क्वायर, बस यही इंक्लूड करना है। यहाँ प्लस का माइनस था, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि u डैश v हमेशा पहले लिखना है, u डैश v। क्लियर। इसका भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, मान लो ddx ऑफ
यही चीज मान लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वैसे तो टेन एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक अभी आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो मान लो ये क्या है, u है, ये क्या है, v है। तो बेटा जरा बताओ u डैश क्या होगा, u डैश है साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स, और v डैश हमारा क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन एक्स। हेंस ये इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला याद है u अपॉन v का, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। लिख डालो वैल्यू, u डैश cos x, v क्या है cos x, तो cos x इंटू cos x, फिर माइनस v डैश क्या है माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन x इंटू u क्या है साइन x अपान v का स्क्वायर, v क्या है cos स्क्वायर x। अब बेटो ये cos x इंटू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x दैट इज 1। ये फाइनली दे दिया 1 अपान cos स्क्वायर x, जिसको कहते हैं सेक स्क्वायर x। यही तो डेरिवेटिव होता है tan x का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट भी आप कर लोगे, प्रोडक्ट का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ddx ऑफ sin x इंटू cos x, ठीक। तो ये u ये v, हमने क्या हुआ u डैश v प्लस v u डैश, u डैश वही चीज है, u डैश है cos x, तो cos x और v क्या है cos x इंटू cos x प्लस v क्या है cos x, u डैश v प्लस v डैश u, तो प्लस v डैश हमारा क्या है माइनस साइन x, यहाँ हो गया माइनस साइन x इंटू u साइन x, ये आपका आंसर हो गया, मतलब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, सो नो प्रॉब्लम। तो बेटा हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस इंट्रो का वह है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक रूल दिया है चैन रूल, क्लास 11 में हमने आपको इसे पढ़ाया था चैन रूल के बारे में, लेकिन एक बार फिर से इसको हम यहाँ पर बताएंगे और बहुत इंटरेस्टेड है चैन रूल, क्लियर। तो यहाँ पर हम कंपोजिशन पे न जाके इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। हम कंपोजिशन पे यू वी जी ये सब नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस तरह से चैन रूल की हेल्प से आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको आराम से समझ सकते हो, क्लियर। प्रैक्टिकली आप देखो कैसे आता है। सपोज अगर हमने कोई फंक्शन ले लिया, मान लीजिए f(x) = sin x², हम आपको दो तरीके से बता रहे हैं। एक तो आप एक लाइन में बिना कुछ कहे, इमेजिनेशन की दुनिया है वो, इमेजिन करके सब कुछ कर डालोगे, आंसर निकालोगे एक लाइन में, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस कैसे होगा, ऐसे जो अभी हम बताने जा रहे हैं, क्लियर। तो f(x) = sin x² है, मान लो इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। अगर समझो बेटा कि sin x², f(x) ये क्या मान लो क्या है, सपोज करो ये y, f(x) का सपोज क्या है y है। अब जरा समझो, क्या sin x रहता तो आप डेरिवेटिव पा जाते, क्लियर। लेकिन यहाँ sin x नहीं है, यहाँ क्या है sin x², इसके बारे में जरा सोचना, क्लियर। ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, ओके। तो बेटा अब जरा समझो कि इसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या था, जो जिसका डेरिवेटिव आप जानते हो, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चीज, अभी हमने सारे फॉर्मूले आपको एक साथ लिखवाया था, उन चीजों को आपको दिमाग में रखना है कि जो हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले हैं वो क्या है। अब sin x² के रिस्पेक्ट में हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला ये था sin x sin y sin z sin t, कुछ भी होता, यही तो ओरिजिनल है, जिसका डेरिवेटिव बहुत आसानी से जानते हो, क्लियर। अब जरा समझो, इसका मतलब प्रॉब्लम की जड़ यही x² है। अगर ये x² जो है कुछ एक वेरिएबल होता तो आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते थे, नहीं, क्लियर। तो अब हम करते क्या है कि इस x² को एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, दूसरा पैरामीटर मतलब t। क्वेश्चन हमारा क्या पता है ना, y दिया है, वी नीड टू फाइंड dy/dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, इस x² को क्या मानते हैं, लेट x² = t मान लेते हैं, नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया। अब बेटा y क्या हो गया, y क्या होगा sin t, क्लियर। अब आप डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना, आप यह sin t का फंक्शन है और यहाँ पे y है, और आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, क्लियर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या पाते हैं कि ddx ऑफ y
इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन टी। यह स्टेप आपको बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। अब देखो बेटा, डी डी एक्स ऑफ साइन टी, अगर यहाँ एक्स होता तब तो कर लेते, या तो यहाँ टी होता तब भी कर लेते, लेकिन यहाँ दोनों अलग हैं। तो करते क्या है, फंक्शन के साथ जो पैरामीटर है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे साइन टी है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन टी का कॉस टी। क्लियर, यहाँ पर कॉस टी लिख दिया। अब जो अगर पैरामीटर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैरामीटर डिफरेंट है तो उस पैरामीटर का डिफरेंशिएशन हम फिर करते हैं। क्लियर, तो इनटू पैरामीटर क्या था, टी था, इनटू डी डी एक्स ऑफ टी। समझ में आया? इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। यहां तक समझ में आया? क्लियर। अब हमारे पास क्या है, अगर किसी तरह यह मिल जाए, टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा काम हो जाए। क्लियर, यह कहां से मिलेगा, जो आप हाइपोथेसिस किए थे। ये देखिए, आपने क्या माना था, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माना था कि नहीं। क्लियर, अब देखो टी है, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। अब फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट यहां से क्या मिला, डी डी एक्स ऑफ टी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट तो आराम से कर सकते हो, क्या होगा, एक्स पावर एन का फॉर्मूला पावर से मल्टीप्लाई होता है, और एक पावर कम 2 - 1 दैट इज 2x। क्लियर, अब ये वैल्यू आप क्या करो, यहाँ पुट कर दो। ओके, सो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी इंटू 2x। क्लियर, अब जरा अपना आंसर देखो, क्या सब जगह यक्सी तो है ना, लेकिन यहाँ पर एक टी भी है। हमारे क्वेश्चन में कहीं टी थी तो हम जनरेट किए थे ना, इसका मतलब हमें इस टी को भी एक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप फिर से वही टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो फाइनली आ गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस 2x को पहले लिखते हैं, 2x इंटू कॉस, और टी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? क्लियर। इसी तरह हम और भी फंक्शन का करेंगे। तो यह था बाय प्रोसेस, बाय जनरेटिंग द सम ऑपरेटर, नया ऑपरेटर जनरेट, सॉरी पैरामीटर्स, नया पैरामीटर को जनरेट करके करते हैं। क्लियर, लेकिन इन सब चीजों के करने के बाद जब आप ये सब चीज अच्छी तरह समझ जाएंगे, फिर इसी क्वेश्चन का आंसर आप एक लाइन में देंगे, एक लाइन में देंगे। लेकिन अभी इसको हम नहीं बताएंगे, अभी आप एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए। अभी इसका आंसर आप कहीं लिख लीजिए। इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर एक लाइन में कैसे आएगा। पहले लेकिन आप इस चीज को समझिए। अच्छा, यह फंक्शन कंपोजिशन कितने का था, 2 फंक्शन का था। क्लियर, इसलिए हम कुछ और देखते हैं बिफोर दैट पॉज द वीडियो। चलिए, एक और फंक्शन हमने दूसरा लिया है, y इक्वल टू साइन ऑफ cos रूट x। क्लियर, अब जरा इसको समझिए, इसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या कहता है। ओरिजिनल फॉर्मेट ये कहता है कि जो इतना ढेर सारा दिया है cos रूट x, इसके जगह कोई एक सिंगल पैरामीटर होता तो हमारा काम हो जाता। क्लियर, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे कि इस पूरे को एक t मान लेते हैं। तो पहला लेट साइन, सॉरी ये पूरा बेटा cos रूट x इज इक्वल टू t। अब हमारा y क्या बना, y इक्वल टू साइन, y इक्वल टू साइन टी तो बन गया। ओके, अब हमें फाइनली क्वेश्चन हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स। क्लियर, चलिए वही स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिला, dy अपॉन डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखो बेटा फिर से वही स्टेप, डी डी एक्स ऑफ साइन टी। क्लियर, तो साइन टी का क्या होता है, cos t, और फिर इस t को भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx। ये हमारा है dy अपॉन dx, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dt अपॉन dx की चाहिए। ओके, अब हम देखना ध्यान से, dt अपॉन dx के लिए कैसे फाइंड करेंगे, इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया करेंगे, ये हमारे पास t है, t इक्वल टू cos रूट x। अब जरा देखना, क्या इस t को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि cos रूट x का कोई फॉर्मूला
नहीं होता। इसका ओरिजिनल क्या होता है, cos x। अगर रूट एक्स से केवल x होता तब तो माइनस साइन एक्स कर लेते। इसका मतलब फिर से हमको यहाँ जरूरत है इसको क्या करने की, हटाने की। तो फिर से यहाँ क्या करेंगे, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू दूसरा पैरामीटर मान लो एस मान लिया। क्या मान लिया, एस मान लिया। ओके, अब हमारा टी क्या बन गया, टी बन गया cos एस। टी बन गया क्या, cos एस। क्लियर। अब टी का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो dt अपान dx, यह हो गया बेटा ddx ऑफ cos एस। ध्यान से समझना, पैरामीटर x है और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना। करेंगे क्या, फिर से वही स्टेप, इज इक्वल टू cos एस का माइनस साइन एस इंटू एस का डेरिवेटिव ddx ऑफ s। क्लियर, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, इक्वेशन 2। अब बेटा किसी भी तरह पहले में ds अपन dx फाइंड करना है। ये कहां से आएगा, इसके रिस्पेक्ट में जो आपने माना था, इसके रिस्पेक्ट में क्या माना था, यही तो माना था, यस। और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। और रूट एक्स का आपको याद करना होगा, रखना होगा हमेशा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर लो। अब यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्लियर, ये जो यस था एस इक्वल टू एक्स पावर हाफ था, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ ds अपॉन ddx ऑफ s, मतलब ds अपॉन dx मिल गया, इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बाहर आएगा, x पावर एक कम होगा, यह हो गया हाफ x की पावर माइनस हाफ। तो ये दे दिया इक्वल टू 1/2 और यह नीचे आएगा x पावर हाफ, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 1/2 रूट x। अब इसको तो आप याद ही कर लीजिए कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ds अपॉन dx। क्लियर, सॉरी। अब इस ds अपॉन dx वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहाँ पे। यहाँ जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dt अपॉन dx। फिर इस dt अपॉन dx को कहां पुट करेंगे, यहाँ। तो फाइनली हमें dy अपॉन dx मिल गया। क्लियर, सो नाउ यूजिंग इन दोनों को यूज कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट। क्लियर, तो ये dy अपॉन dx, ध्यान समझिएगा बेटा, यह हो गया cos t इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू। देखो dt अपॉन dx की वैल्यू यही है, ओके, माइनस साइन s इंटू ds अपॉन dx, दैट इज 1/2 रूट x। समझ में आया, ओके। अब जरा ध्यान समझना कि जो क्वेश्चन हमारा था वो केवल x में था, लेकिन आंसर में क्या क्या t भी आ रहा है, यस आ रहा है। इसका मतलब हमको t और s को फिर से किस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना, x फॉर्म में लाना। ओके, ध्यान समझना। तो d यह हो गया cos ऑफ t की वैल्यू t की वैल्यू क्या था, कहां गया, ये t, हाँ ये था। तो t की वैल्यू cos ऑफ cos रूट x, आइए निगेटिव यहाँ आ गया। अब साइन s का था, s को क्या माना, रूट x, साइन रूट x इंटू अपॉन 2 रूट x, ये आपका वैल्यू आ गया dy अपॉन dx। क्लियर, अब इस चीज को वहां लिख दे रहे हैं। इसका आंसर जो है, इसका आंसर आया है माइनस कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये समझ आया, पूरा प्रोसेस समझ आया। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो y इक्वल टू साइन ऑफ दिस मच था, तो पहले इसको हटाया, t माना, तो साइन t बना, y का डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx क्या आया, cos t इंटू dt अपॉन dx। अब dt अपॉन dx की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम t माने थे यहाँ, उसको डिफरेंशिएट किया। इसको जब डिफरेंशिएट करने जा रहे थे तो फिर से में प्रॉब्लम हुआ, सेम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर रूट s को फिर से नया पैरामीटर माना, वह s था, फिर यहाँ से हमने t cos s हो गया। अब हम यहाँ dt अपॉन dx यहाँ से निकाले तो हमारा ये मिल गया। अब ds अपॉन dx की वैल्यू के लिए फिर से जो s को माने थे उसको डिफरेंशिएट किया, फिर सारी वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लिया। क्लियर, अब 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया, दैट इज इनफ फॉर यू। अब हम बता रहे हैं कि इसको एक लाइन में आपको कैसे लाना है आंसर। ओके, सो उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा जगह प्रॉब्लम है, इसको रेज कर दे तब आपको बताते हैं।
चलो बेटा कुछ टाइम के लिए इसके आंसर को भूल जाओ, इसको इतना भूल जाओ, बस एक क्वेश्चन याद रखो, एक लाइन में आंसर कैसे आना है बिना टी एस पी सब को इंक्लूड किए। दो चीज़ आपको दिमाग में रखो। पहली चीज कि जब कंपोजिट फंक्शन दिया हो तो उसका ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, यह चीज। दूसरा, आपको ढेर सारे डिफरेंशिएशन करने हैं और आपको नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन करना है, और लास्ट डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक कि आपको एक ओरिजिनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन न करना पड़े। जब तक ये एक ओरिजिनल फंक्शन न मिल जाता तब तक आप डिफरेंशिएशन करते रहो। यहाँ ओरिजिनल की मीनिंग क्या है? ओरिजिनल मीनिंग है जो ओरिजिनल फॉर्मेट में न मिल जाए। सपोज साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए, अलजेब्रिक में आ जाए, एक्सपोनेंशियल में आ जाए, लॉगरिथमिक में आ जाए, आईटीएफ में आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको जब तक डेरिवेटिव करते रहना जब तक ओरिजिनल फॉर्मेट में ना मिल पाए। क्लियर? और इसमें आपको सारी चीजें दिमाग में रख कर करनी है। ओके, स्टार्ट करें। सपोज यही है हमारा। क्लियर? तो dy अपॉन dx इसका क्या होगा एक लाइन में। अब आप क्या करोगे, साइन एक्स स्क्वायर है, इसका ओरिजिनल क्या रखोगे दिमाग में। अगर एक्स स्क्वायर की जगह जेड होता, एक्स स्क्वायर जगह जेड होता तब हमारा काम हो जाता। तो मान लो, दिमाग में मानो एक्स स्क्वायर कितना है, जेड है, तो साइन जेड का क्या होगा, साइन जेड का कॉस जेड, कॉस जेड, और जेड यही तो है, जेड यही तो है, रखते जाओ। फिर जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वही जेड, जेड क्या माने थे एक्स स्क्वायर। अब जरा बताओ बेटा कि क्या एक्स स्क्वायर ओरिजिनल फॉर्मेट में है? यस ऑफ कोर्स है। यह ओरिजिनल फॉर्मेट किसका है, एक्सपोनेंशियल का। इसका मतलब आप फिर अगले स्टेप में आंसर पा गए, cos x स्क्वायर और इसका 2x खत्म। देखो ये आया था। अब यहाँ पर जो हमने एक स्टेप लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा था, अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। अब जरा सोचो, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। अगर यही क्वेश्चन होता y इक्वल टू साइन रूट एक्स, रूट एक्स से भी तो वैसे हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कर ही लेते हैं, y इक्वल टू साइन रूट एक्स, तब क्या होता dy अपन dx। पता ना, रूट एक्स को t मान लो तो साइन टी का cos t की जगह फिर से वही इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट t क्या है रूट एक्स। अब ये हो गया cos रूट एक्स इनटू इसका रूट एक्स अभी बताया 1/2 रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ पर बेटा बिना t u s कुछ माने डायरेक्ट आंसर मिला। अब इसी तरह इसका देखते हैं। ओके, इसका जरा देखते हैं। यह है हमारा y इक्वल टू साइन cos रूट एक्स। ओरिजिनल फॉर्मेट बताओ इसका क्या होना चाहिए, साइन ऑफ समथिंग, इस पूरे को आप क्या मान लो, जेड, क्या मानो जेड, तो dy अपॉन dx। अब ये साइन जेड बना, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, cos जेड, cos जेड, जेड क्या है यही है cos रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ जेड, जेड मतलब cos रूट एक्स। अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, फाइनली हम अल्टीमेट एक ही लाइन में करेंगे। ठीक, अब जरा बताना क्या ये ओरिजिनल फॉर्मेट में है, cos रूट एक्स, क्या ये ओरिजिनल फॉर्मेट में है, नहीं है। फिर से आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। रूट एक्स को क्या मानेंगे, फिर से जेड माना, जेड तभी तो ओरिजिनल होगा। रूट एक्स को जेड मानो तो क्या बना cos जेड, cos जेड का क्या होगा माइनस साइन जेड, ये हो गया माइनस साइन जेड, जेड क्या मानो रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ यही जेड रूट एक्स, ये हुआ। यह फाइनली बन गया cos रूट एक्स साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये निगेटिव है, देखो यही आया कि एक्चुअली हमने जो चीजें पहले की हैं u v w s t मानकर वही चीज अब भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक लाइन में बिना u t v माने करना है। समझ आया स्टेप? क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन है जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। चलो कुछ और लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चला देखते हैं, अगर हमने कोई फंक्शन ले लिया, सपोज करो y इक्वल टू, हमने ले लिया बेटा कोई भी फंक्शन लेते हैं, tan ऑफ सेक, तो वैसे ही फिलहाल कुछ अलग लेते हैं, अलग लेते हैं रूट cot x स्क्वायर। चलो क्लियर, रूट cot x स्क्वायर। अब जरा देखो dy अपॉन dx, इमेजिन करो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होगा। अब आप कहोगे कि cot x स्क्वायर, नहीं, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, दैट इज cot x स्क्वायर पावर 1/2।
तो यहाँ पर ओरिजिनल हम क्या सोचेंगे कि किसी वेरिएबल का पावर हाफ, इसका मतलब इसका ओरिजिनल क्या होगा, x पावर हाफ, दैट इज रूट x। क्लियर। तो हम इमेजिन क्या करेंगे कि यह जो पूरा cot x स्क्वायर पूरा अंदर का पार्ट है, यह क्या है, z, ये क्या है, z है। तो रूट z का क्या होगा, अभी बता, रूट x का 1/2 रूट x, तो रूट z का 1/2 रूट z, z के जगह cot x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ z, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ z, ddx ऑफ z, z का मतलब cot x स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा, cot x स्क्वायर, ये भी तो ओरिजिनल नहीं, ये ओरिजिनल कब होता है, जब cot x रहता केवल, x स्क्वायर को z मान ला, cot z। अब cot z का क्या होता है, माइनस, cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर z, cosec स्क्वायर x स्क्वायर, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 2x। ये आपका आंसर, ओके, ये आपका आंसर हो गया बिना कुछ एसटीयू भी माने। अब हम एक्सरसाइज जा रहे हैं, प्रोसीड करें, उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम है, सब करते हैं।